हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है GERD यानी कि एसिड रिफ्लक्स। GERD की फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज is a condition in which the stomach contents leak backward from the stomach into the esophagus. GERD can irritate the food pipe and cause heartburn and other symptoms. इसमें क्या होता है ना, स्टमक से एसिड वापस रिगर्जिटेट करता है, बैकवर्ड फ्लो करता है, ऊपर की तरफ फ्लो करता है और ईसोफेगस में चला जाता है। अपनों को जैसे हमने एनाटमी पढ़ी है तो अपनों को पता है कि जो ईसोफेगस है वहाँ से खाना आता है और वो स्टमक के अंदर जाता है और फिर जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो क्लोज हो जाता है और ताकि जो खाना है वापस से ईसोफेगस में ना आ जाए, स्टमक से बैकफ्लो ना करे। इसमें क्या होता है, वो जो स्फिंक्टर है वो लूज होता है जिसकी वजह से जो स्टमक का एसिड है वो ईसोफेगस में आता रहता है। अब इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि कैसे डेवलप होता है। ओबेसिटी एक कारण हो सकता है, बल्जिंग ऑफ द टॉप ऑफ द स्टमक इनटू द डायफ्राम यानी कि हाइटल हर्निया एक कंडीशन होती है, उसकी वजह से भी ये डेवलप हो सकती है। प्रेगनेंसी, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर सच एज स्क्लेरोडर्मा, डिलेड स्टमक एम्प्टी। तो कई सारे कॉजेस है, रिस्क फैक्टर्स इसमें रहते हैं कि जैसे मोटापा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, हाइटल हर्निया है, तो ये सारी कॉजेस, या प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर भी GERD डेवलप हो सकता है। फैक्टर्स दैट कैन एग्रावेट, स्मोकिंग, जैसे कोई पर्सन अगर स्मोकिंग करता है तो उसके अंदर ऑलरेडी अगर GERD है तो वो कंडीशन और बढ़ जाएगी, उसको और ज़्यादा उसको बर्निंग होएगी। ईटिंग लार्ज मील और ईटिंग लेट एट नाइट, ज़्यादा खाना खा लिया, ऑलरेडी पता है उसको कि उसे GERD है और स्टिल वो बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है तो वो रिगर्जिटेशन ज़्यादा होगा, एसिड रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा होगा। लेट नाइट खा रहा है, ईटिंग सर्टेन फूड ट्रिगर्स सच एज फैटी और फ्राइड फूड, वो ज़्यादा खा रहा है फैटी फूड। ड्रिंकिंग सर्टेन बिवरेजेस सच एज अल्कोहल और कॉफ़ी, टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन सच एज एस्पिरिन। तो ये सारे कॉजेस इसके रहते हैं जो इसको फैक्टर्स है जो उसको एग्रेवेट करते हैं। देन क्लिनिकल फीचर्स, ये GERD के अंदर क्या होता है कि क्योंकि एसिड बैक फ्लो हो रहा है, ईसोफेगस में स्टमक का एसिड आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को हार्ट बर्न होती है। हार्ट बर्न मतलब हार्ट में कुछ नहीं हो रहा, बस वहाँ वाली जगह पे जलन उसको फील होती है। रिगर्जिटेशन होता है, खाना जो है वापस से माउथ में आ सकता है। कफिंग होती है, ठीक है, खाना वापस आने से कफ हो सकती है। चेस्ट में पेन हो सकता है। प्रॉब्लम इन स्वेलोइंग, खाना निगलने में भी दिक्कत, डिस्फेजिया जो कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। वॉमिटिंग होती है, ठीक है, वॉमिटिंग भी हो सकती है और सोर थ्रोट और होर्सनेस भी हो सकती है। इसके अलावा डेंटल केरीज भी डेवलप हो सकती है क्योंकि एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, एसिडिक फूड स्टमक वाला माउथ में आ रहा है तो उस वजह से माउथ में केरीज भी डेवलप हो जाती है। देन आती है बारी इसकी इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले आती है एंडोस्कोपी, ठीक है। उसके अलावा एम्बुलेटरी एसिड प्रोब टेस्ट यानी कि पीएच टेस्ट कर सकते हैं। ईसोफेजियल मैनोमेट्री, एक्सरे, बेरियम स्वेलो करवा सकते हैं, ठीक है, उससे भी इसमें हेल्प होती है डिटेक्ट करने के अंदर। गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट भी इसमें किए जा सकते हैं। देन कॉम्प्लिकेशंस, क्या हो सकता है अगर किसी पेशेंट को GERD है, बार बार एसिड स्टमक से ईसोफेगस में आ रहा है तो उसे हमने नहीं ट्रीट करा तो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ईसोफेजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ईसोफेगस हो सकती है। पेप्टिक स्ट्रिक्चर डेवलप हो सकते हैं यानी कि स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन हो सकती है। डिलेड ग्रोथ होगी, अगर खाना देखो अच्छे से नहीं उसका हो रहा, ठीक है, तो ग्रोथ में भी उसकी प्रॉब्लम आएगी, वो खाना अच्छे से नहीं खा पा रहा है, ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ग्रोथ भी उसकी स्लो हो जाएगी। डेंटल ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है, डेंटल केरीज हो सकती है, एस्मा इसके अंदर हो सकता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि निमोनिया है, होर्सनेस है, ये सब डेवलप हो सकती है। देन इसके अलावा इसमें बैरेट ईसोफेगस भी डेवलप हो सकती है। देन एडिनोकार्सिनोमा, कई सारे जैसे बैरेट ईसोफेगस जब डेवलप होती है तो उसका नेक्स्ट स्टेज आता है कार्सिनोमा, तो अगर इसको ट्रीट नहीं करते तो कैंसर भी डेवलप हो सकता है ईसोफेगस का, इसीलिए इसे भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में ऐसी मेडिकेशंस हम देंगे जिससे स्टमक का जो एसिड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो। ऐसी उसको डाइट प्लान देंगे जिसमें एसिड प्रोडक्शन कम से कम हो
और पर्सन को प्रॉब्लम कम से कम हो। उसके लाइफस्टाइल चेंजेस भी उसको एडवाइस करेंगे। अगर कुछ नहीं होता तो सर्जिकली करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंटासिड्स दे सकते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, सिमिटिडीन, फेमोटिडीन, नाइजेटिडीन, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, बैक्लोफिन टू स्ट्रेंथन द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये भी मेडिकेशंस इसमें दे सकते हैं ताकि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो थोड़ा पावरफुल होए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। सर्जरी कर सकते हैं जैसे कि फंडोप्लिकेशन, LINX डिवाइस, ट्रांस ओरल इंसिशन लेस फंडोप्लिकेशन, ऐसी डिफरेंट सर्जरीज होती है वो परफॉर्म कर सकते हैं ताकि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसे हम करेक्ट कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।